आज हम आपसे अंतर्जात एवं बहिर्जात बल के संदर्भ में चर्चा करना चाह रहे हैं। एक बात सबके दिमाग में आती है कि आखिर इस पृथ्वी पे ये बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ कैसे बन गए, पठार कैसे बन गए, कहीं खाड़ी कैसे बन गई, नदियों की घाटी कैसे गहरी हो गई, और फिर इस अपर्दन से जो मलबा समुद्रों में जमा होता है, आखिर वह मलबा अगर इसी तरह से जमता रहा तो वहाँ पहाड़ बन जाना चाहिए था। ये समायोजन बना कैसे है, आज इस संदर्भ में आपसे वार्ता करते हैं। भूगोलविदों ने बताया है दो शक्तियाँ ऐसी हैं जो पृथ्वी पे संतुलन बनाए रखने का प्रयास हमेशा करती हैं। एक तो है अंतर्जात शक्ति, दूसरा है बहिर्जात शक्ति। कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो पृथ्वी के नीचे कार्य करती हैं, जिसके नाते पहाड़, पठार या महाद्वीप, महासागर, नदी, घाटी, इन सब का निर्माण होता है। और दूसरी ऐसी शक्तियां हैं जो बाहर की हैं कि उस असंतुलन को, वो जो परिवर्तन हो जाता है भूस्थलाकृतियों में, उसको किस तरह से उसका समन करते रहें। ये दो तरह के हमारे बल अंतर्जात और बहिर्जात दोनों कार्य करते हैं, जिससे पृथ्वी के स्थलाकृतियों में संतुलन कमोबेश मात्रा में बना रहता है। अब आइए हम देखते हैं अंतर्जात और बहिर्जात बल है क्या। इसकी कुछ परिभाषा है, जिसे धरातलीय स्थलाकृतियाँ कभी भी एक समान नहीं रहती हैं। आप देखते भी हैं अंतर्जात और बहिर्जात शक्तियाँ, उनमें समय के साथ परिवर्तन लाती रहती हैं। आंतरिक शक्तियाँ, जो आंतरिक शक्तियाँ हैं, पृथ्वी तल पर विषमताओं का सूत्रपात करती हैं, लेकिन जो बाहरी शक्तियाँ हैं वह उन विषमताओं को निरंतर कम करने का प्रयास करती हैं। यानी कि जो अंतर्जात बल है वो बाह्य धरातल पे जो स्थलाकृतियाँ हैं उनमें विषमता पैदा करती है। कहीं ऊंचा पठार, कहीं ऊंचा पहाड़, कहीं ये सारी चीज़ें होती हैं। और जो हमारी बाह्य शक्तियाँ हैं वो उस विषमता को हमेशा कम करने का प्रयास करती हैं। अब जैसे अंतर्जातीय शक्ति है, भूगर्भ में अदृश्य रूप से जो क्रियाशील शक्तियों को अंतर्जातीय शक्तियाँ कहा जाता है। इनके कारण भूपटल पर विभिन्न प्रकार की विषमताओं का सूत्रपात होता है। अभी मैंने आपसे चर्चा किया, जैसे भूतल पे पर्वत, पठार, मैदान, भ्रंश आदि का निर्माण इन्हीं शक्तियों के द्वारा होता है। इन शक्तियों को आकस्मिक शक्तियों की श्रेणी में भी रखते हैं, क्योंकि हम आप जान नहीं पाते हैं कि ये शक्तियाँ कब काम कर जाएं। इन्हीं में हमारे ज्वालामुखी, भूकंप, ये सारी चीज़ें भी आती हैं। कब ज्वालामुखी का विस्फोट हो जाए, कब भूकंप आ जाए, इसको कहाँ कौन जान पाता है। दूसरी बात होती है, अब ये जो भू पे संचलन होता है, इसके कौन कौन से कारण हैं जिसके नाते यह परिवर्तन होता है। अब आप देखिए तो मुख्य रूप से विद्वानों ने 3 कारण बताए हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापीय विषमता के कारण कभी कभी ताप घटता बढ़ता रहता है, कहीं दबाव कम होता है, कहीं चट्टानों में भूगर्भ जल के नाते उनके तापक्रम में अंतर हो जाता है, तो ये शक्तियाँ कार्य करना शुरू कर देती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि पृथ्वी के नीचे जो चट्टानें हैं उनमें हमेशा कहीं संकुचन होता है, कहीं फैलाव होता है, उसके नाते भी बाह्य धरातल परिवर्तित होता रहता है। और तीसरी चीज़ जो ये है, जिसको हमने आपसे आंतरिक संरचना के बारे में जिस संदर्भ में चर्चा किया था, कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा का विस्तार बहुत ज़्यादा है। जैसे ऊपर वाला पर तो शियाल है, उसके नीचे साइमा है, साइमा में मैग्मा है, और मैग्मा स्थानांतरित होता रहता है। तो जब वो स्थानांतरित होता रहता है तो चट्टानों को कहीं न कहीं से धक्का देता है। परिणामतः ऊपर की जो बाह्य धरातल पे स्थलाकृतियाँ वो बदलती रहती हैं। इसी को हमने इसके माध्यम से देखा है कि भू संचलन के कारण कौन से हैं। तो पहला कारण है तापीय विषमता, दूसरा कारण है चट्टानों का संकुचन और फैलाव, और तीसरा है आंतरिक भाग में मैग्मा का स्थानांतरण। इन 3 शक्तियों के नाते यानी जो संचलन होता है, इसके 3 कारण हैं। अब ये जो कारण होते हैं ये किन शक्तियों से होते हैं, उन शक्तियों को कई भागों में बांटा जा सकता है। तो भू संचलन के कारण पृथ्वी के गर्भ में ये सदैव शक्तियाँ क्रियाशील रहती हैं, और ये शक्तियाँ मुख्य रूप से जो क्रियाशील रहती हैं उन्हें 2 भागों में बांटा गया है। भू संचलन की शक्तियाँ हैं। पहली शक्ति है पटल
विरूपणी शक्तियाँ और दूसरी हैं आकस्मिक शक्तियाँ। इन दो शक्तियों के नाते यह कार्य होता है। जो पटल विरूपणी शक्तियाँ हैं ये दो तरह की होती हैं, कुछ तो दीर्घकालिक होती हैं और कुछ अल्पकालिक होती हैं। इसके बारे में हमने यहाँ थोड़ा विस्तार से वर्णन करने की कोशिश किया है। जो पटल विरूपणी शक्तियाँ हैं, इस प्रकार के संचलन से पृथ्वी में एक विशाल क्षेत्र उठता है। जो दीर्घ काल तक चलती है ना, विशाल क्षेत्र उठता है, उसी से पहाड़ ये सारी चीज़ें बनती हैं, या नीचे धंसते भी हैं। दोनों क्रियाएं होती हैं, धंसाव भी होता है, उभार भी होता है। और कभी कभी मोड़ नहीं पड़ता, नहीं कहीं भ्रंश की उत्पत्ति होती है, लेकिन ये शक्तियाँ कार्य करती रहती हैं। इस संचलन के कारण धरातल में दो तरह के उत्थान होते हैं। जब महाद्वीप का कोई भाग अपने आसपास के क्षेत्र से ऊंचा उठ जाता है तो इसे उत्थान कहा जाता है। किंतु जब महाद्वीप का कोई भाग जो कभी जलमग्न था, यदि आसपास के क्षेत्र से ऊपर उठता है तो इसे निर्गमन कहा जाता है। इसके विपरीत इसी तरह से महाद्वीपीय भाग में दो दशाएं क्रियाएं दो तरह से होती हैं, दो दशाओं में होती हैं। पहली बात तो होती है कि जब महाद्वीप का कोई भाग अपने आसपास के क्षेत्र से नीचे धंस जाता है तो इस क्रिया को हम अवतलन कहते हैं। जैसे अगल बगल ऊंचाई बनी रहती, बीच का कुछ भाग धंस जाता है, उसको अवतलन कहते हैं। और जब कोई समुद्र तटीय भाग अपने सागर तल से नीचे चला जाता है तो इस क्रिया को निमज्जन कहा जाता है। आप इसको जलमंडल में पढ़े हैं या पढ़ेंगे आगे, इसको निमज्जन कहते हैं हम, कि जो धरातल से नीचे चला जाता है उसके ऊपर पानी ही रहता है। दूसरी चीज़ होती है जो पर्वत निर्माणकारी संचलन होते हैं। जो पर्वत बनते हैं वो इन्हीं शक्तियों का तो परिणाम है। तो इस प्रकार के संचलन से धरातल पे तनाव और संपीड़न पैदा होता है। इससे धरातल पर बलन एवं भ्रंशन का निर्माण होता है। जब किसी भूखंड पर क्षैतिज बल का अर्थ समझ रहे हैं ना, क्षैतिज बल किसी एक दिशा में आमने सामने से कार्य करता है तो ऐसी स्थिति में चट्टानों में संपीड़न उत्पन्न होता है। संपीड़न ना हलचल उत्पन्न हो जाती है। परिणाम स्वरूप होता क्या है कि भूस्वरूप जो है भूपटल बृहद बलन एवं मोड़ पड़ जाते हैं, बड़े बड़े उसमें बलन पड़ जाते हैं, मोड़ पड़ जाते हैं। इस प्रकार से भूपटल पर पर्वतों का निर्माण होता है। लेकिन यह एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है, बहुत जल्दी नहीं होता है। ये वर्षों नहीं, सैकड़ों हजारों साल तक जब ये क्रियाएं क्रियाशील रहती हैं तो पर्वतों पठारों का निर्माण होता है। अब दूसरी चीज़ है जो बहिर्जातीय शक्तियाँ हैं। तो अंतर्जातीय शक्तियों आप समझ के, अब बहिर्जातीय शक्तियाँ हैं। इस अंतर्जातीय शक्तियों के नाते जो हमारे बाह्य स्थलाकृतियों का स्वरूप बदलता है, बहिर्जातीय शक्तियाँ उसको कुछ उस विषमता को कम करने का प्रयास सदैव करती हैं। पूरी तरह तो नहीं सफल हो पाती, लेकिन अगर ये बहिर्जातीय शक्ति न होती तो स्थल का स्वरूप विचित्र ढंग का हो जाता। इसमें से दो प्रमुख हैं, जैसे मैंने यहाँ देखिए बहिर्जातीय शक्तियाँ हैं। इसमें दो कारक, एक तो अपक्षय है और दूसरा अपर्दन है। अब अपक्षय और अपर्दन के बारे में डिटेल में इसकी चर्चा हम आपसे कर चुके हैं। अपक्षय होता है चट्टानें चटक जाती हैं, दरार पड़ जाते हैं, टूट जाती हैं, और जब फिर कोई अपर्दन की क्रिया उस पर सक्रिय हो जाती है तो उसका परिवहन प्रारंभ हो जाता है। तो इससे होता क्या है, इससे होता है जो भाग ऊंचा उठा रहता है वो कट के पिट के प्रवाहित होकर दूसरी जगह चला जाता है। स्थलाकृतियों में थोड़ी बहुत साम्यता बनी रहती है। अब अपक्षय जैसा हमने अभी आपसे बताया, अपक्षय से तात्पर्य चट्टानों का एक ही स्थान पर टूटने फूटने से होता है। ऐसा नहीं टूट के दूसरी जगह चली गई। इसमें चट्टान एक ही स्थान पर विघटित हो जाते हैं। इस क्रिया में चट्टानों का परिवहन सम्मिलित नहीं होता है। जब दूसरा कारक कोई आता है तो टूटे हुए टुकड़ों को, टूटे हुए अपर्दित पदार्थों को प्रवाहित करता है। अपर्दन क्या होता है? अपर्दन एक गतिशील क्रिया है, जैसे बहता हुआ जल करता है, हवा करता है, हिमानी करता है। इसके द्वारा चट्टानों को काट कर, छांट कर तथा विभिन्न माध्यमों से परिवहन कर विभिन्न प्रकार के स्थल आकृतियों का निर्माण होता है। इसमें चट्टानों के टूटने फूटने से लेकर उनका परिवहन सभी सम्मिलित किया जाता है। परिवहन सम्मिलित किया जाता है। और एक चीज़ और है, ये प्रवाहित होकर परिवहन इसको ले जाके फिर कहीं न कहीं निक्षेपण करते हैं।
अपर्दन से जो अपर्दित पदार्थ होता है वो परिवहन के द्वारा जाता है। जब जाता है तो जहाँ जल की गति कम हो जाती है, शिथिलता आ जाती है, वो निक्षेपण कर देते हैं, तो दूसरे तरह की आकृतियाँ बन जाती हैं। ये होता कैसे? जैसे बहता हुआ जल से होता है, पवन से होता है, हिमानी से होता है, परिहिमानी से होता है। सागरी तरंगे भी अपर्दन के मुख्य साधन है, जो लंबे समय तक भूपटल पर पाए जाने वाली विषमताओं को दूर करने का प्रयास करती हैं। और बहिर्जात शक्तियों में ये सबसे प्रमुख कारक माना जाता है, क्योंकि ताकत बहुत होती है। अब ये अभी हमने बड़े संक्षेप में आपसे अंतर्जात और बहिर्जात के बारे में चर्चा किया। अंतर्जातीय शक्तियाँ जो होती हैं ना, दिखती तो नहीं है लेकिन कार्य हमेशा करती है। एक डायग्राम के माध्यम से हमने थोड़ा सा इस पर विश्लेषण करने की कोशिश किया। जैसे हमारा अंतर्जातीय बल है, अभी हमने कहा कि एक आकस्मिक बल है। आकस्मिक बल में क्या है? भूकंप आ जाता है, ज्वालामुखी आ जाता है, या भूस्खलन हो जाता है। हम आप जान थोड़ी पाते हैं कब आ जाए। दूसरा दीर्घकालिक संचलन होता है, दीर्घकालिक संचलन होता है, इसे पटल निरूपण बल कहता है। अब इसमें क्या होता है? महाद्वीपीय निर्माणकारी बल होता है, महाद्वीपों में विभिन्न तरह के स्थलाकृतियों का निर्माण हो जाता है। पर्वत निर्माणकारी बल होता है, पर्वतों का स्वरूप बदल जाता है। अब जो महाद्वीपीय निर्माणकारी बल है, इसको हम दो तरह से, कुछ तो ऊपरमुखी होते हैं जो ऊपर की तरफ उभार होकर, और कुछ होते हैं महाद्वीपों पे ही होता है, कुछ होता है अधोमुखी, नीचे की तरफ जाते हैं। समझ रहे हैं ना? कुछ ऊपर की ओर उभार होता है, कुछ नीचे की ओर जाते हैं। और पर्वत निर्माणकारी क्या होता है? पर्वतों में क्या होता है? तनाव होता है, संपीड़न होता है। जब संपीड़न होता है तो तनाव से क्या होता है? तनाव से भ्रंश हो जाता है, घाटियों का निर्माण होता है, चट्टानें चटक जाती हैं, उसमें दरार पड़ जाते हैं। और संपीड़न से क्या होता है? बलन होता है, संबलन होता है। तो ये संक्षेप में हमने आपसे अंतर्जातीय बल और बहिर्जातीय बल की चर्चा किया। अब आप देखिए इसका विस्तार से चर्चा कहाँ आएगी? आप भूकंप पढ़ेंगे, आप ज्वालामुखी पढ़ेंगे, अंतर्जातीय बल में आएगा। बहिर्जातीय बल में जब आप पढ़ते हैं तो बहिर्जातीय बल में अपर्दन के एजेंट्स ऑफ इरोजन जो हैं, अपर्दन के कारक जो हैं, वो बहिर्जातीय में आते हैं। अगले चैप्टर में अपर्दन के कारक में इसका विस्तार से वर्णन किया जाएगा। धन्यवाद।